दोस्तों, यदि बात किया जाए मानव शरीर की, तो मानव का शरीर बहुत ही अद्भुत एक मशीन होता है। फिर भी इसके अंदर कभी-कभी कुछ कमियां आ जाती हैं, कुछ खराबी आ जाती हैं। आज हम इस खराबी यानी मानव रोगों के पूरे विज्ञान को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे मेडिकल टर्म्स को रटेंगे नहीं, बल्कि बीमारियों के काम करने के तरीके को भी समझेंगे कि कैसे कौन सी बीमारी काम करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक छोटा सा मच्छर या बैक्टीरिया हमारे शरीर को कैसे हाईजेक करता है, कैसे हमारे शरीर को बीमार कर देता है। इस पर भी आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के हमारे वीडियो के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि रोग की परिभाषा अर्थात रोग क्या होता है और WHO का क्या क्रांतिकारी नजरिया है, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे रोग जनक और वाहक का असली खेल क्या होता है। फिर हम देखेंगे रोगों का पूरा वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे जन्मजात और आनुवांशिकी बीमारियां क्या होती हैं, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे संक्रामक रोग जैसे कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं और फंगस के हमले क्या होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और फिर हम देखेंगे असंक्रामक रोग और टीकाकरण का विज्ञान क्या होता है। इन सभी चीजों पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइंड बॉडी कनेक्शन के विषय में, अर्थात तो आमतौर पर हम मानते हैं कि शरीर में बुखार या दर्द ना होना ही पूरी तरह से स्वस्थ होता है। अर्थात ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि यदि हमारे शरीर में कोई बुखार नहीं आ रहा है, हमारे शरीर में कहीं पर दर्द नहीं हो रहा है, तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल फिट हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि WHO के अनुसार बात करें था तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक और मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से ठीक होना। अर्थात आप कैसे कैसे होने चाहिए, आपका शरीर पहले सही होना चाहिए, फिर आपका मानसिक रूप से भी, अर्थात आपको कोई टेंशन स्ट्रेस नहीं रहनी चाहिए, और सामाजिक रूप से भी ऐसा नहीं कि आप कहीं पर जा रहे हैं, आपको कोई लोग बैठने नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपका कहीं सम्मान नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात आपको तीनों रूप से, सबसे पहले शारीरिक रूप से, फिर आपको मानसिक रूप से, फिर आपको जो होता सामाजिक रूप से स्वस्थ यदि है, तभी आप एक जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ कहे जा सकते हैं। वहीं पे विज्ञान में इसे माइंड बॉडी कनेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइंड बॉडी कनेक्शन कहा जाता है। बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहने से हमारे हार्मोन्स जो होते हैं और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो बिगड़ जाता है। अर्थात अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है और यहाँ पे जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। इसका सीधा असर हमारे इम्यूनिटी पर पड़ता है, जिससे आसानी से बीमारियों का शिकार हो जाता है। अर्थात अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं, तो फिर हमारे शरीर पे बहुत सारी बीमारियां या हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। आप थोड़ा-सा बात करते हैं कि बीमारी जो होती है फैलने के 2 मुख्य खिलाड़ी होते हैं। कौन-कौन से मुख्य 2 खिलाड़ी होते हैं? सबसे पहला खिलाड़ी होता है जिसको हम रोगजनक अर्थात तो पैथोजन कहा जाता है, और दूसरा जो होता है जिसको हम वाहक अर्थात वेक्टर कहते हैं। अर्थात पैथोजन जो होते हैं, वेक्टर यही जो होते हैं सबसे बड़े मुख्य 2 खिलाड़ी होते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा-सा बात करते हैं अगर हम रोगजनक की अर्थात पैथोजन की, तो असली मुजरिम ये होते हैं जैसे वायरस, अर्थात इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि वायरस ए भी एक जो होता पैथोजन है, बैक्टीरिया या कवक जो शरीर के अंदर जाकर डैमेज करते हैं। अर्थात जो बैक्टीरिया, वायरस या कवक होते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे शरीर को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे बात करते हैं अगर हम वाहक की अर्थात वेक्टर की, जैसे कि मच्छर, मक्खी, ये सिर्फ जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। अर्थात ये क्या काम करते हैं? सिर्फ डिलीवरी बॉय, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं अर्थात डिलीवर करते हैं। मच्छर जो होते हैं खुद बीमारी नहीं होते, अर्थात मच्छर के पास खुद की कोई बीमारी नहीं होती, वो सिर्फ एक स्वस्थ इंसान के खून में बीमारी के पैकेज को डिलीवर कर देते हैं। अर्थात बस ये पैकेज क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर डिलीवर करते हैं, बीमारी तो बाद में शुरू होती है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तो बीमारियों का इलाज तय करने के लिए
उनका नक्शा दिमाग में होना बहुत ही ज़रूरी है। अर्थात अगर आप चाहते हैं कि बीमारियों का कैसे इलाज किया जाए, तो उसका नक्शा आपके दिमाग में सबसे पहले सटीक तौर से बना होना चाहिए। जैसे कि पहली कैटेगरी जो होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं। बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के रोग होते हैं, तो जो सबसे पहले कैटेगरी के हमारे रोग होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं, जो कि हमारे कॉग्निटिसल होते हैं, अर्थात जो डीएनए में खराबी के कारण जन्म से ही होते हैं। अर्थात तो किसी-किसी को आपने देखा होगा विकलांग होते हैं या दूर के देखने में समस्या होती है या ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, अर्थात बहुत सारी जन्मजात जो समस्याएँ होती हैं, जो डीएनए में खराबी के कारण हमारे अंदर आती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, पहली कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। वहीं पे दूसरी कैटेगरी के अंदर अगर बात करें, जिनको हम उपार्जित रोग कहे जाते हैं, अर्थात एक्वायर्ड। एक्वायर्ड होते हैं जो हमें जन्म के बाद जीवन काल में लगते हैं। अर्थात पहले तो रोग होते हैं जो हमारे जन्म के साथ ही आ जाते हैं और दूसरे जो होते हैं जो हमारे जन्म के बाद रोग हमारे शरीर में लगते हैं। और उपार्जित रोगों को भी 2 भागों में हम लोग बाँट सकते हैं। कौन से भागों में बाँट सकते हैं? 2 भागों में। सबसे पहले पार्ट में कहेंगे जिसको हम संक्रामक रोग कहेंगे, जो दूसरों में फैलते हैं। अर्थात संक्रामक रोग होते हैं जिनको इन्फेक्शन हम कहते हैं, जो कि दूसरों में फैलते हैं और असंक्रामक होते हैं जो नहीं फैलते। अर्थात एक से दूसरे में जो फैल जाते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं अर्थात इन्फेक्शन, और नॉन इन्फेक्शन अर्थात जो एक दूसरे में नहीं फैलते हैं, जिनको हम असंक्रामक अर्थात नॉन इन्फेक्शन कहा जाता है। अब थोड़ा-सा बात करते हैं, जन्मजात बीमारियाँ हमें यह बताती हैं कि हमारा जेनेटिक कोड कितना ज़्यादा नाज़ुक होता है। अर्थात तो जैसा हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम्स होंगी, उसी प्रकार की हमारी बीमारी होंगी। अगर बात करें कलर ब्लाइंडनेस में, इंसान लाल और हरे रंग में फ़र्क नहीं कर पाता। अर्थात जिनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, वो लाल या हरे के अंदर वो फ़र्क नहीं कर पाते। वहीं पे डाउन सिंड्रोम की अगर बात किया जाए, तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के कारण होता है, जिससे शरीर और मानसिक विकास रुक जाता है। अर्थात तो देखो, यहाँ पे अगर ब्लाइंड इंड यहाँ पे ब्लाइंडनेस हो जाए, कलर ब्लाइंडनेस, तो इसमें आप क्या है, लाल और हरे रंग को नहीं देख पाएँगे। वहीं पे क्या होता है, जो हमारा डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, शारीरिक मानसिक होती है, इसमें एक एक्स्ट्रा जो होता है क्रोमोसोम के कारण ये हो जाता है। वहीं पे हीमोफीलिया की बात करें, तो हीमोफीलिया में खून का थक्का जमने वाली प्रोटीन बनते ही नहीं है, जिससे एक छोटी-सी खरोंच में भी जानलेवा बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हमें हीमोफीलिया हो जाए, तो इसमें क्या होता है, जो खून को जमाने वाली थक्का प्रोटीन्स होती हैं, वो बनना बंद कर देती हैं, जिससे अगर आपको छोटी-सी भी खरोंच लग जाएगी, तो आपके बहुत समय तक खून बहता रहेगा। अब थोड़ा-सा बात करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो हमारे शरीर में अलग-अलग क्या करते हैं, मैकेनिज़्म या तरीकों से हमला करते हैं। अर्थात बैक्टीरिया ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार से हमारे बॉडी में आते हमला करते हैं, वो कई अलग-अलग तरीकों से हमला करते हैं। जैसे कि टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, ये बहुत ज़िद्दी होता है। अर्थात जो टीबी होती है, ये बैक्टीरिया बहुत ही ज़िद्दी होता है और सीधे अर्थात सॉरी और ये धीरे-धीरे फेफड़ों में टिश्यू को खत्म करता है। अर्थात जिनको टीबी होती है, तो आपने देखा होगा उनके धीरे-धीरे फेफड़े क्या होते हैं, डैमेज होते चले जाते हैं। वहीं पे टाइफाइड का बैक्टीरिया आंत से खून में घुसकर अलार्म बजाता है, जिससे शरीर में बहुत तेज बुखार आता है। अर्थात टाइफाइड जो हो जाता है, ये क्या करता है, आंत से खून में घुस जाता है। आंत जो होती है, वहां पे जाता है और आंतों से क्या करता है, खून के अंदर घुस जाता है और घुसकर अलार्म बजाता है, जिससे शरीर में बहुत तेज बुखार आने लगता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं थोड़ा-सा हैजा था कैलोरा के विषय में, तो का जो ये कै हैजा का जो बैक्टीरिया होता है, ये खून में नहीं जाता है, बल्कि आंत पर चिपक कर एक जहर छोड़ता है, टॉक्सिन छोड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आंत में क्या करता है, जो हैजा होता है जाता है, ये खून के अंदर तो नहीं जाता है बैक्टीरिया, लेकिन ये आंतों में जाके उस पे एक टॉक्सिन सा जहर छोड़ देता है। और यह जहर आंतों को मजबूर करता है कि वो शरीर का सारा पानी बाहर निचोड़ दें, जिससे भयंकर डिहाइड्रेशन हो जाता है। आप समझो हम लोगों को लेट्रिन क्यों आती है? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है हैजा का, ये क्या करता है, आंत पे जाता है, उसके ऊपर सब कहीं बैक्टीरिया छोड़ देता है, अर्थात एक प्रकार से जहर फैला देता है। फिर क्या होती है, हमारे आंतें मजबूर होकर अपने अंदर से सारा पानी बाहर निकालती हैं, अर्थात हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब थोड़ा-सा आगे बात करते हैं, तो कुछ खतरनाक बैक्टीरिया सीधे हमारे
तंत्रिका तंत्र को हैक कर लेते हैं। अर्थात कुछ ऐसे भी डेंजरस बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र, जो कि माइंड से कंट्रोल होता है, उसको भी हाईजैक कर लेते हैं। जैसे कि डिप्थीरिया जो होता है, वो गले में मृत कोशिकाओं की एक मोटी लेयर बना देता है जो सांस की नली को ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ पे डिप्थीरिया की अगर हम बात करें, तो डिप्थीरिया का मतलब होता है कि हमारे गले जो होता है ये, यहाँ पे क्या होती है, एक मोटी लेयर बन जाती है कोशिकाओं की, जिससे हमें सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वहीं पे टिटनेस की अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, तो ये एक ऐसा न्यूरोटॉक्सिक बनाता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र के सिग्नल को पूरी तरह से हैक कर लेता है। अर्थात वो जिनको टिटनेस अर्थात वो कुछ आयरन वगैरह लगने से जो टिटनेस हो जाती है, तो वो अगर टिटनेस आपको होगा, तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि आपके जो होते हैं न्यूरोटॉक्सिन बनाता है, और ये आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को ये हैक कर लेता है। तो जो सिग्नल वहां से ब्रेन से अलग अलग पार्ट में जाते हैं, उनको जाने से रोकता है और हैक कर लेता है। वहीं पे जहर की वजह से मांसपेशियों को रिलैक्स होने का सिग्नल नहीं मिलता है, और जबड़ा पूरी तरह लॉक हो जाता है, जिसे लॉक जा भी कहा जाता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं वायरस के विषय में। तो वायरस जो होता है खुद नहीं जीते हैं, बल्कि हमारी कोशिकाओं के अंदर घुसकर हमारी ही मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात वायरस आप देखेंगे, वायरस वैसे तो क्या होते हैं, मरे हुए होते हैं। अर्थात वायरस जो होते हैं बाहर कोई कार्य नहीं करते हैं, लेकिन वायरस जैसे ही कोशिकाओं के अंदर पहुंचते हैं, तुरंत जीवित हो जाते हैं और अपना कार्य करने लगते हैं। तो देखा जाए तो वायरस एक इस प्रकार के हैं कि खुद तो कुछ कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जब किसी कोशिका के पास आते हैं, तो खुद जीवित हो जाते हैं और कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पे बात करें कुछ वायरस की, जैसे कि एचआईवी का वायरस हमारी रक्षा करने वाली पुलिस यानी डब्ल्यूबीसी को ही अपना शिकार बनाता है। वहीं पे अगर हम बात करें डेंगू का, तो डेंगू का वायरस हमारे खून में प्लेटलेट्स की संख्या को अचानक बहुत तेजी से गिरा देता है। वहीं पे बात करें प्लेटलेट्स का कम होने से शरीर के अंदर नसों में लीकेज और अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसी भयंकर अंदरूनी टूट फूट और दर्द के कारण डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि डेंगू से क्या होता है, हमारा बुखार आता है। वो बुखार में क्या होता है कि ये हमारे भयंकर काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, इसीलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है जब डेंगू का बुखार आता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। वायरस की रेंज बहुत बड़ी होती है। सामान्य जुखाम से लेकर रेबीज जैसी खौफनाक बीमारी तक सभी क्या होते हैं, वायरस से ही होते हैं। रेबीज नर्वस सिस्टम के जरिए सीधे दिमाग के उस हिस्से को डैमेज करता है जो हमारे निकलने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता था। निगलने था जो हम खाने पीने की चीजों को करते, जहां से खाते पीते हैं, उसको ही जो होता है रेबीज का जो वायरस होता है वो ब्लॉक कर देता था, डैमेज करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जिनको कुत्ता वगैरह काटता है, तो कुछ समय के बाद वो पानी से डरने लगते हैं, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं उसी के ऊपर वो कंट्रोल करता है। अर्थात जो खाने का सिग्नल हमारे बॉडी को मिलता है ब्रेन से, उसी को वो हाईजैक कर लेता है। वहीं पे इसमें हाइड्रोफोबिया था, पानी से डर, और कोई मनोवैज्ञानिक या दिमागी डर नहीं होता है, बल्कि एक शारीरिक प्रतिक्रिया हो जाती है। अर्थात और क्या होता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता था, पानी से डर लगने लगता है। काफी लोगों को आपने देखा होगा जब कुत्ता काटता है, जब काफी ज्यादा वायरस उनके अंदर बढ़ जाता है, तो पानी से वो लोग डरते हैं, पानी को पीना बंद कर देते हैं। तो ये कोई देखा जाए तो एक प्रकार से अलग कोई क्रिया नहीं होती है, ये मनोवैज्ञानिक डर नहीं होता है, ये जो होता है एक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। मरीज जब पानी पीता है तो उसके गले में इतना भयानक दर्द और ऐंठन होता है कि वह पानी देखने मात्र से बौखला जाता है। इसी प्रकार से वो पानी को पीना बंद कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि रेबीज जो होता है वो कितना डेंजरस वायरस होता है, जो कि हमारे ब्रेन में खाने पीने वाली चीजों को ही हाईजैक कर लेता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। प्रोटोजोआ सिग्नल जो होते हैं सेल वाले परजीवी होते हैं जो वाहक के बिना मुश्किल से फैलते हैं। अर्थात प्रोटोजोआ सिंगल सेल वाले परजीवी होते हैं जो वाहक के बिना मुश्किल से फैलते हैं। वहीं पे मलेरिया का परजीवी हमारी लाल रक्त कोशिकाओं अर्थात आरबीसी के अंदर घुसकर अपनी संख्या बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। जब बहुत सारे परजीवी एक साथ आरबीसी को फाड़कर बाहर निकलते हैं, तो शरीर जहर से लड़ने के लिए अचानक अपना थर्मोस्टेट बढ़ा देता था, तो बुखार हमारे अंदर आने लगता है। वहीं पर सोने की बीमारी
वो सीसी मक्खी जैसे फैलती है, अर्थात तो ये मक्खी से फैलती सीसी मक्खी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे फैलती है और सीधे मस्तिष्क में सूजन पैदा करती है। ये जब मक्खी काटती है सीसी मक्खी, तो इससे क्या होती है हमारे ब्रेन के अंदर सूजन आ जाती है, जिससे हम लोगों को सोने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसमें इंसान मज़े से नहीं सो पाता है, बल्कि एक खतरनाक और जानलेवा सुस्ती या कोमा में चला जाता है। अब थोड़ा-सा आगे बात करते हैं फंगस पे। फंगस आमतौर पर गर्म और नमी वाली जगहों पर बहुत तेजी से पनपता है, जैसे कि दाद हो जाता है या एथलीट के फूड हो जाते हैं। अर्थात फंगस नमी वाले और मुलायम चीजों पर ही पनपता है। लेकिन फंगस केवल त्वचा तक सीमित नहीं है या फेफड़ों के अंदर जाकर भी भयानक तबाही मचा सकता है। अर्थात तो ऐसा नहीं कि फंगस हमारे उंगलियों के बीच, थाई में अगर ऐसे जगहों पे होता है, ये हमारे फेफड़ों के अंदर जाकर भी वहां पे भयानक तबाही मचा देता है। जैसे कि दमा केवल धूल या एलर्जी से नहीं होता है, ये एस्परलिसिस अर्थात नाम के फंगस से भी हो सकता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये फंगस फेफड़ों के नलियों में जाकर बाकायदा एक भौतिक जाल बुनते हैं, वह बुनने लगता है, जिससे सांस की नली सिकुड़ जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फंगस हमारे सांस लेने में काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब थोड़ा-सा बात करते हैं असंक्रामक रोगों से छूछात नहीं होते, अर्थात छुआ-छूत से नहीं होते। जो असंक्रामक अर्थात नॉन इन्फेक्शन जो रोग होते हैं, वो एक-दूसरे को छूने से नहीं होते हैं, बल्कि विटामिन्स की कमी या खराब लाइफ़स्टाइल से होते हैं। ऐसा नहीं कि मान लिया आपने किसी के पास बैठ गए, तो आपको रोग हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। जो नॉन इन्फेक्शन रोग होते हैं, ये आपके गलत तरीके से लाइफ़स्टाइल जीने से, गलत तरीके से खाने से, विटामिन्स की कमी से होते हैं। हमारा शरीर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की तरह है और विटामिन मिनरल्स इस फैक्ट्री को चलाने वाले कच्चा माल होते हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विटामिन प्रोटीन्स हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होने लगती है, विटामिन डी की कमी से स्कर्वी होता है और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। इन बीमारियों में कोई बाहरी वायरस नहीं होता है, इसलिए गायब पोषक तत्व देते ही शरीर खुद को रिपेयर कर देता है, यानी सही खाना खाने से आप खुद फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। अब थोड़ा-सा बात करते हैं कि जीवन शैली और पर्यावरण से जुड़े रोगों में डायबिटीज, हृदय रोग और कैंसर सबसे गंभीर चुनौतियां होती हैं। अर्थात आज के समय आपने देखा होगा डायबिटीज जो हो चुका है, हृदय रोग और कैंसर बहुत गंभीर बीमारियां हैं। कैंसर भी एक असंक्रामक रोग है जो जेनेटिक खराबी, केमिकल या रेडिएशन से होता है। हमारे शरीर की हर कोशिका में बायोलॉजिकल ब्रेक होता है, जो उसे बताता है कि कब बढ़ना होता है, कब रुकना होता है। लेकिन कैंसर में कोशिका का यह ब्रेक फेल हो जाता है और वो अपनी प्रोग्रामिंग भूलकर अंधाधुंध डिवाइड होती रहती हैं, जो कि ट्यूमर का रूप ले लेती है। अर्थात अनियंत्रित रूप से जब कोशिकाएं बनना स्टार्ट करती हैं, तो इसे हम कैंसर कहते हैं। आप थोड़ा-सा बात करते हैं, रोगों के लिए सबसे अचूक सिद्धांत है कि इलाज से बेहतर बचाव है। साफ आपको पानी पीना है, स्वच्छता पहली ढाल है, अर्थात आपको स्वच्छता पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, साफ पानी पीना है, तो आप जो है बीमारियों से बच सकते हैं। वहीं पे टीकाकरण असल में हमारे इम्यून सिस्टम के लिए सेना की एक मॉक ड्रिल या ट्रेनिंग होता है। वैक्सीन में बीमारी का बहुत कमजोर या मृत हिस्सा डाला जाता है, जिससे शरीर की सेना बिना खतरे के लड़ना सीख जाती है। इंसान का शरीर जटिल है, लेकिन विज्ञान आज बहुत एडवांस हो चुका है, जैसे एडवर्ड जेनर का पहला टीका। बीमारियों से लड़ने की असली ताकत सिर्फ दवाइयों में नहीं, सही जानकारी में होती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।